पिछले साल 2021 के आखिर से जो चिंगारी लगी वो 2022 की शुरुआत से जिस तरह से उसने अपना स्वरूप पकड़ा और जो आंदोलन खड़ा हुआ, मुख्य रूप से तो जो गैर झारखंडी भाषाओं का जो क्षेत्रीय भाषा बना के जिस तरह से यहाँ पर हमने भाषाई अतिक्रमण देखा और जिस तरह से इन गैर झारखंडी बोलियों को, जिनका विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगी कि भोजपुरी, मगही और अंगिका जो बोलियों की श्रेणी में आते हैं, जिनको बिहार राज्य में भी मान्यता नहीं मिली हुई है, न स्कूल, कॉलेज, दफ्तर कहीं पर भी इसका प्रयोग नहीं होता है, वैसी बोलियों को यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बना के सरकारी प्रक्रिया में समाहित करना और 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड परीक्षा में भी उनका पर्चा जो आना, ये आंदोलन खड़ा करने के लिए काफ़ी था। हमारे जो युवाओं ने जिस तरह से उत्तरी छोटा नागपुर, बोकारो और धनबाद में जो आंदोलन शुरू किया था और जिसकी परिणति हुई जोरदार विरोध के स्वरूप कि वहाँ से उत्तरी छोटा नागपुर से भोजपुरी और मगही को तो हटा दिया गया क्षेत्रीय लिस्ट से, मगर जो 5 प्रमंडल का ये राज्य है उसमें दक्षिणी उत्तरी छोटा नागपुर का ही जो पड़ोसी जो प्रमंडल है संथाल परगना में, जहाँ पर अंगिका को क्षेत्रीय भाषा के बतौर समाहित किया गया है, वहाँ वो यथावत है। और साथ ही साथ जो दक्षिणी छोटा नागपुर में बंगला और कोल्हार में उड़िया और बंगला, पलामू में फिर से भोजपुरी और मगही जो को जिस तरह से यहाँ पर समाहित किया गया है क्षेत्रीय भाषा के बना के, तो ये अभी भी रोष लोगों में अभी तक वो व्याप्त है कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ है और बाहरी भाषाओं को यहाँ पर हमारे ऊपर थोपा गया है। और ना सिर्फ थोपा गया है, इसका सीधा संबंध जो है नियोजन से भी बनता है। और नियोजन में निश्चित रूप से जब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर झारखंड में आज तक जो है स्थानीय नीति सही तरीके से निर्धारित नहीं हुई है। रघुवर दास जी की सरकार में 1985 का जो कट ऑफ जो दिया गया, उसका भी आज तक बहुत विरोध है। 2019 में हेमंत सोरेन जी जो अभी वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने चुनावी जो मैनिफेस्टो में 1932 का खतियान को स्थानीयता का आधार जो बनाएंगे, इसका उनका प्रमुखता से उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा था। नियोजन की भी बात थी और बहुत सारे कई बातों का उल्लेख था। मगर पिछले 2 वर्षों में 20 गुजरा कोविड में, 21 भी गुजरा कोविड में, मगर 2021 के जो आखिर में जिस तरह से जो बातें हुई, उससे ये विरोध का जो आंदोलन खड़ा हुआ। अब यहाँ बात ये भी आई कि जब हमारा स्थानीय नीति भी आज तक बना नहीं है, तो बाहरी भाषाओं को यहाँ पर, बोलियों को यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा के बतौर समाहित करना निश्चित रूप से हमारे नियोजन पे भी ये सीधा हमला है। तो फिर खतियान आधारित जो है स्थानीय नीति, जो 2000 ही में जब राज्य के गठन के समय पे ही हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई और उसको स्टे ऑर्डर उसको लगा दिया गया। आज तक स्टे लगा हुआ है उस पर कि खतियान आधारित जो है स्थानीय नीति यहाँ पर नहीं बन सकती है। और इसी से जुड़ा हुआ जो अब आंदोलन का एक जो है हिस्सा, खतियान आधारित जो है स्थानीय नीति और खतियान आधारित नियोजन नीति भी, क्योंकि जो झारखंडी है परिभाषित हो कि झारखंडी कौन, उसके अधिकार क्या प्राथमिकता क्या होंगी, और फिर उससे साथ जो जुड़ता है जो नियोजन, वो निश्चित रूप से जो 100% बातें होती हैं कि तीसरी चौथी वर्ग की नौकरी में ये झारखंडी खतियानियों को ही यहाँ पर जो है नियोजन मिले। मगर यहाँ पर बात एक ये भी आती है कि जो द्वितीय श्रेणी की जो नौकरी है, जिसको हम लोग स्टेट सिविल सर्विस कहते हैं, उसमें भी जो है उसको भी सुनिश्चित करने की और सुरक्षित करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा ये जो है जो
जिस बात को लेके रोष बहुत लंबे समय से रहा है, और हम लोग देखते ही हैं कि किस तरह से जेपीएससी को हर बार विवाद में फंसना, उलझना, और जो मतलब जो हमारे अभ्यर्थी किस तरह से परेशान रहते हैं, ये सारा जो है इतने वर्षों में, 21 वर्षों में कोई भी शासन प्रशासन तरीके से झारखंडियों के हक अधिकार के हिसाब से नहीं हुआ। ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों को जो इस आंदोलन में प्रमुखता से उभर के आई, राज्य में जो सरकार के जो खनिज पदार्थ संपन्न एक ऐसा राज्य, अगर सही तरीके से वो सरकारी खजाने में जाता तो इतने 21 वर्षों में ये हमारा राज्य जो है वो आत्मनिर्भर हो चुका होता। मगर हम लोग सब देखते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर मुनाफा कमाती हैं और राजस्व की जो है प्राप्ति जो है सरकारी खजाने में ना होके प्राइवेट जेबों में जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है आंदोलन का हिस्सा रहा है। विस्थापन का भी जो बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे इस राज्य का, एचईसी के लिए जो भूमि का अधिग्रहण हुआ, लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ, रेलवे के लिए भी अधिग्रहण हुआ, आर्मी, बीसीसीएल, सेल के लिए, और जो कोल माइनिंग ब्लॉक्स के लिए भी जो भूमि का अधिग्रहण होता है, विस्थापन होता है, मगर पुनर्वास नीति नहीं होने के चलते पुनर्वास जो है हमारे लोग पलायन करने के लिए और दर दर भटकने के लिए मजबूर होते हैं। ये सारी चीजें जो हैं लगातार इतने महीने से मंच से अलग अलग जगह पे जो है लगातार इसको संबोधन किया जा रहा है और जनसभाएं हो रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं इसमें। लोगों को इतने वर्षों तक तो ये जरूर लगता था कि कुछ अन्याय जरूर हो रहा है, गलत तो जो हो रहा है, जो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, हमें हमारे हक अधिकार जो नहीं मिल रहे हैं, मगर गड़बड़ियां कहाँ हैं, ये सारी बातें अब इस बार पहली बार उभर के आई हैं। तो ये जन आंदोलन जो हुआ है, जनसभाएं तो हो रही हैं, मगर ठोस आखिर जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग ने देख लिया कि जो चार जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं यहाँ पर, कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम और आजसू, इन्होंने अलग अलग समय पे, और जिसमें बीजेपी और आजसू ने सबसे ज्यादा जो है इस राज्य में शासन किया है, सबको देख लिया लोगों ने। और अभी वर्तमान सरकार तो जेएमएम और कांग्रेस की। तो अब लोग तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं, झारखंड नव निर्माण की बात हो रही है, क्योंकि जो 21 वर्ष की जो काली रात बिताने के बाद अब हमें नए सिरे से झारखंड का निर्माण करना है, जिसमें वो सारी चीजें जो संविधान प्रदत्त हमारे जो अधिकार हैं उसको हमें हासिल करेंगे। कैसे? जब हमारी नीतियां उसमें साफ तौर से हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनेंगी। तो इसी निमित्त झारखंड समन्वय समिति, जिसमें हमारे जो मुख्य रूप से हमारे जो झारखंड अलग राज्य गठन के जो आंदोलन में जो हमारे प्रमुख रूप से जो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जो यूनियन के जो महासचिव रहे आदरणीय श्री सूर्य सिंह बेसरा जी, उनकी अगुवाई में झारखंड समन्वय समिति का निर्माण हुआ, जिसमें हम लोग सभी जो हैं लोग जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं उसका यहाँ पर जो है जुड़ना हुआ है। और ये बातें स्पष्ट रूप से आई कि जनसभाएं तो हम लोग करेंगे ही, वो जनता के बीच में भी जाना जरूरी है, मगर एक ठोस रणनीति के तहत हम लोगों को आगे बढ़ना है कि अगर हम लोग झारखंड नवनिर्माण की बात करते हैं तो कौन सी नीतियां हम लोग किस तरह से निर्धारित करेंगे। तो इसी निमित्त जो है अभी पिछले 18 और 19 अप्रैल को जो नामकुम बगीचा में जो एटीसी कैंपस है उसमें 2 दिवसीय चिंतन मंथन का शिविर लगाया गया था, और जो गीताश्री उरांव हैं उनकी अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ था। विभिन्न जिलों से जो है हमारे जो प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित हुए, अलग अलग संगठन के भी जो हैं पदाधिकारी, अधिकारी, कार्यकर्ता वो भी उपस्थित हुए, और गहन चिंतन मंथन के बाद जो ये सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें ये हुआ कि एक केंद्रीय कमेटी जो है वो समन्वय समिति की, झारखंड समन्वय समिति की गठित हुई है, जिसमें विभिन्न संगठनों के जो पदाधिकारी तो शामिल हैं ही, और जो है इसमें आगे बढ़ करके
कि इसको विस्तार कैसे किया जाएगा। तो हर गांव पंचायत में जाके जो है हमारा अपना कैडर खड़ा करना है, सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। और उसमें शुरुआती तौर पे तो उसमें प्रमुख रूप से 10 जो युवक और 10 युवतियों का एक टीम खड़ा होगा, जो वो कैडर होगा हमारा। और उनके जो सक्रिय सदस्य बनेंगे उनके लिए हम लोगों ने प्रति माह जो है शुल्क भी रखा है। और इससे जो है हम लोगों में एक लोगों को आगे जोड़ते रहने का एक सिलसिला बना रहेगा। जिला इकाई का भी गठन होगा और उसमें से जो है सभी आदिवासी मूलवासी संगठन भी उसमें शामिल होंगे। और निरंतर जो है सामूहिक चिंतन और जो है सामूहिक निर्णय तो लिया ही जाएगा, और जो नेतृत्व भी जो खड़ा करने की बात जगह जगह से हम लोगों को देखना है, कैच करना है कि नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, किसको हम लोग आगे का हम लोग फेस बना सकेंगे। अभी जो हमने बात की कि झारखंड में जो भाषाई आंदोलन जो जिस तरह से खड़ा हुआ, तो हमारे अपने राज्य में जो 2011 में 9 झारखंडी भाषाओं को, जिसमें से 5 आदिवासी संथाली, हो, मुंडारी, कुरुक और खड़िया को जो चिन्हित किया गया, और क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो है कुरबाली, पंचपरगनिया, नागपुरी और खोरठा को। तो ये जो 9 हमारी झारखंडी भाषा के जो विभाग भी चल रहे हैं पहले से ही, तो उनको कैसे सुदृढ़ किया जाए। और अब हमारा ये है कि जो यूएनओ ने भी अपने चार्टर में इस बात की घोषणा की है कि हर एक बच्चे को अपनी मातृभाषा में जो है वो उसको सीखने बोलने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है। तो केजी टू पीजी का जो एक हम लोगों ने कार्यक्रम जो कॉन्सेप्ट जो किया है कि बिल्कुल जब बच्चा बोलना शुरू करता है, जब वो स्कूल में पहला कदम रखेगा, तो तभी से वो अपनी मातृभाषा में अपना बोलना शुरू करेगा, लिखना शुरू करेगा। और ये पीजी तक ये होगा, और मतलब विस्तार तो उसका होगा ही, मगर जो आधार जो हमारा जो बनना चाहिए भाषा का जो है, और उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसके संवर्धन के लिए वो सारे जो है जो कार्यक्रम बनेंगे, उस वो एक निर्णय इसमें पारित किया गया। और जल्द ही जो इसमें जो है झारखंड साहित्य अकादमी का भी गठन किया गया, जिसमें संरक्षक के रूप में गीताश्री उरांव और मुख्य संयोजक के रूप में जो सूर्य सिंह बेसरा जी का इसमें जो है चयन किया गया। और बहुत ही जल्दी 28 जून को जो है 2022 को ही हम लोग साहित्य अकादमी का एक सेमिनार, 1 दिवसीय सेमिनार भी रांची में रखेंगे। तो एक शुरुआत है हमारी जो भाषाई आंदोलन को जो ठोस एक पहलू देने का और एक दिशा देने का। तो सारी उस चीज़ों पे हमारी बात हुई और उस हिसाब से हम लोगों का कार्यक्रम भी तय हुआ है। आगे चल के जो स्थानीय नीति का जो बहुत ही जो अभी गंभीर मुद्दा है, तो उसके लिए भी हम लोग, क्योंकि सरकार तो बना नहीं रही है, तो हम लोग ही अपनी टीम गठन करके, जिसमें जो स्थानीय नीति प्रारूप समिति का जो गठन हुआ है, उसमें उसके अध्यक्ष होंगे सूर्य सिंह बेसरा जी, और उनके साथ में 11 सदस्य ऐसे विशेषज्ञ होंगे जो इसकी जानकारी रखते हैं और जो उनकी मदद करेंगे कि किस तरह से शोध हो और उसको जो प्रारूप को उसका अमली जामा पहनाया जा सके। विधिवेत्ता को भी शामिल किया जाएगा। हाँ, शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो है पेशा कानून जो है, जो 1996 जो ग्राम सभा प्रारूप समिति का भी गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती गीताश्री उरांव होंगी और उनके साथ भी 11 सदस्य होंगे। और इस पे भी जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2021 में ही इसका जो है प्रारूप तैयार कर लिया है, झारखंड में अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग भी पेशा कानून के ऊपर अपना जो शोध करके और जो किस तरह से हमारे अपने जो भौगोलिक और जो हमारे ऐतिहासिक जो तथ्यों को शामिल करते हुए पेशा कानून को और ग्राम सभा को किस तरह से सुदृढ़ करना है, उसको लेके जो है हमारा प्रारूप तैयार होगा। और हमने जो 7वें नंबर पे जो है प्रमंडल वार जो है हमारे 5 प्रमंडल हैं, उसका भी जो हम लोगों ने जो 3 दिवसीय जो कार्यशाला भी आयोजित होगा
सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे संथाल परगना से, वो जुलाई के महीने में होगा। कोल्हान में किरीबुरी में वो जो है अगले महीने होगा, जुलाई सितंबर अगस्त के महीने में। और जो उत्तरी छोटा नागपुर में मैथन डैम में होगा, पलामू प्रमंडल में नेतरहाट में होगा, दक्षिणी छोटा नागपुर में हुंडरू जलप्रपात जो है, जो हमारा फॉल है, वहाँ पर ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर ये लगातार हमारा चलता रहेगा। और जो प्रमंडलवार हमारे सब लोग के साथ हमारा जो विचार विमर्श चलता रहेगा कि आगे का खाका हम लोगों को इस राज्य के हित में किस तरह से तैयार करना है। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमने इसमें फैसला लिया है, जो ये बातें भी आई हैं संवैधानिक रूप से भी है, मगर उसको आज तक जो है अमली जामा तो नहीं पहनाया जा चुका है, मगर राइट टू रिकॉल की भी बात आई है यहाँ पर। यानी कि जनप्रतिनिधि जिनको विश्वास मत देके जनता सदन तक पहुंचाती है, तो उनका मूल कार्य क्या है? क्या उनको पुल, डैम, सड़क बनाने के लिए या इस तरह की चीजों के लिए चुना जाता है? नहीं, पॉलिसी मेकर होते हैं। जनप्रतिनिधि जो सदन में बैठते हैं, उनका काम है जो कानून बनाना और नीति निर्धारण करना। तो इसमें जो चूक होती रही है, उस चीज पे भी यहाँ पर जो है गंभीरता से विचार किया गया है कि ऐसे लोग हमने अभी काफी समय से देख रहे हैं, और इस सारे आंदोलन के दौरान में भी हमने देखा कि ज्यादातर प्रतिनिधि जो झारखंडी मूल के भी हैं, वो उन्होंने भी चुप्पी अपनी साधी रखी। ये बहुत ही जो है चिंताजनक बात है कि जिनको विश्वास मत देके भेजा जाता है, अगर वो जनता के अधिकारों के प्रति सचेत नहीं रहते हैं, उनकी समस्याओं के प्रति सचेत नहीं रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना? तो ऐसी स्थिति में जब भी जो भी अब जो प्रत्याशी हो, उसको उस समय जो है एफिडेविट कराया जाएगा कि अगर हम इस मापदंड पे खरे नहीं उतरते हैं जो जिसके लिए उनको चुना जाता है, तो राइट टू रिकॉल के जो है उसके अंतर्गत, जो प्रावधान के अंतर्गत उनकी सदस्यता सदन से खत्म होगी और उनको वापस जाना होगा। इस तरह का जो है लोकतंत्र में जो है इस तरह की बातें पहले भी आई हैं, और इसको हम लोगों को अब लागू करवाना है कि इस तरह की व्यवस्था होगी, तभी जो हमारे जनप्रतिनिधि जो है इसके प्रति सचेत होंगे, अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत हो पाएंगे। और जो सबसे आखिर में जो हमारा आया है कि एक वर्ष का जो वित्तीय बजट कितना होता है, तो इस साल का जो है 2022-23 का जो वित्तीय बजट जो बना है वो 101 करोड़ का 101 लाख करोड़ का जो बजट बना। तो आखिर उसका किस तरह से मतलब होगा, विभाजन किस तरह से होगा उस राशि का? तो हमारा तो ये है कि जब भी हो तो देखिए, किसी भी राज्य की जो सफलता का या उसके जो लोगों के खुशहाल होने के पैमाने क्या हो सकते हैं? सबसे पहले स्वास्थ्य, फिर शिक्षा, फिर बिजली, पानी, और जो है चिकित्सा, ये सड़क जो है जो लोगों को एक जगह से दूसरी तरफ से जोड़ती है, वो तो है ही निश्चित रूप से। मगर एक अहम बात है कि विकास के नाम पे जो है, विशेष रूप से सड़क बनाने के नाम पे पर्यावरण से बहुत उसको क्षति भी की जाती है। तो इन सब चीज़ों को भी गौर करना होगा, क्योंकि हम लोग बहुत इस पे हल्ला भी करते हैं, बोलते भी हैं। मेरे अपने क्षेत्र में भी एक बाईपास सड़क बन रहा है, या NH की भी अगर उसकी चौड़ीकरण का काम हो रहा है, तो वैसे दरख्त जो जिनको तैयार होने में 50-60 साल या 100 साल पुराने हों, उनको काट दिए जाने से आप लोग देख रहे हैं अभी इस बार मार्च के ही महीने में इतनी गर्मी क्यों बढ़ी है? क्योंकि विकास के नाम पे तो आप सड़क का चौड़ीकरण करने के नाम पे आप पेड़ काट दे रहे हैं, पुराने के पेड़ काट दे रहे हैं। तो पर्यावरण का भी संतुलन जो है तेजी से जो बिगड़ रहा है, इन सब चीजों को भी समझना होगा। झारखंड जिस लिए उसका नाम पड़ा था, अब तेजी से वहां पर जो है डिफॉरेस्टेशन का काम हो रहा है, जो हमारी जो ये वन जो संपदा है उसके साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। तो इन सब चीजों को जो है
देखने समझने की ज़रूरत है। तभी हमारा झारखंड जो मूल रूप से हमारा हमारे अपने पूर्वजों ने, हमारे अगुवाओं ने हमें जो सौंपा था, उसको हम पुराने स्वरूप में ले जाना चाहते हैं। विकास के नाम पे विनाश नहीं, हम लोग विकास के नाम पे समृद्धि चाहते हैं, हर तरह की। तो बस इतना ही कहते हुए, और एक और जो फैसला इसमें लिया गया कि झारखंड समन्वय समिति के जो केंद्रीय प्रवक्ता के बतौर श्री मोहम्मद इमाम सफ़ी जी को जो है नामित किया गया है। और अब से ये जो है हमारे तरफ से जो है समन्वय समिति के लिए जो है इनके तरफ से बयान जारी होगा। धन्यवाद। एक चीज ये जानना है, अगर झारखंड समन्वय समिति प्रारूप तैयार करती है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करती है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, किस बुनियाद पर होगा, उसके लिए क्या आप लोगों की तैयारी है? देखिए, अभी तो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, क्योंकि जो प्रारूप सरकार के पास होना चाहिए निश्चित रूप से उनके पास नहीं है, या इच्छा शक्ति की कमी है। तो वो काम जो सरकार नहीं कर रही है, अब वो हम काम करेंगे, क्योंकि पता है कि उसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं, विशेषज्ञों की ही ज़रूरत होती है और इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। और आपको एक निर्धारित समय को निर्धारित करना है कि इतने समय में हमें अपने राज्य के हिसाब से किस तरह से पॉलिसीज बनानी है। तो बस हमारा एजेंडा यही है। भाषण तो चलेगा, वो भी बहुत ज़रूरी है जन जागरण के लिए, मगर साथ में जो ठोस काम जो है, जो धरातल पे आएगा सामने बाद में, उसकी भी तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं। मतलब तीसरा मोर्चा आप लोग बता रही हैं कि थर्ड फ्रंट विकल्प देने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिकल हो जाता है तो इन चीजों को लागू किया जाएगा निश्चित रूप से। और हमारा काम अभी से शुरू हो जा रहा है, हम लोग अभी से इसमें लग रहे हैं, सदस्यता अभियान और बाकी सारी चीजें जो हैं, और जो हमारा जो इस राज्य की जो बुनियादी जरूरतें हैं, जिसको अनदेखा किया जाता रहा इतने सालों से, सारा उस पर काम होगा। बिल्कुल अभी शुरुआत की है हमने, और जितने चिंतन शिविर लगेंगे निश्चित रूप से और भी बातें आएंगी, उसको हम जोड़ते हुए हमारा जो है आगे जो है काम चलता रहेगा। एक आखिरी सवाल, तो इसी तरह भाषाई और खतियानधारी आंदोलन जो चल रहे थे, तो बहुत सारे अगुआ हैं, वो ये कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा हम इस चीज़ को नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि बौद्धिकता के आधार पर अपनी चीज़ों को रखें और सरकार ही इसे इम्प्लीमेंट करें। हम थर्ड फ्रंट तीसरे मोर्चे की वकालत नहीं करते हैं। मैं कर्मा उराम का नाम ले सकता हूँ। जरूर नहीं, ठीक है, उनकी बात अपनी जगह पे ठीक है। आइडियोलॉजिक या आप बोलेंगे बौद्धिक विकास या यूफोरिया में यूफोरिक जो एक एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमको उनके जैसे बुद्धिजीवियों की भी हमें आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से उनके हर बात का हम लोग स्वागत करेंगे। मगर अब ये बात भी तो समझनी होगी ना कि इतना जो हमने 20-21 साल का जो वर्ष देख लिया, आखिर उसमें इन राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया, जनता को क्या दिया, इस राज्य को क्या दिया, या खुद कितना हासिल किया। तो यहाँ पर जो जिस तरह की राजनीति जो सिर्फ अपने आप को चमकाने की ज़्यादा चली है, राज्य की जनता लगातार हाशिए पे गई है, जितना जो उसको मिलना चाहिए था। जैसे कि मैं बार बार ये कहती हूँ कि जो हमारा जो अपना खनिज पदार्थ है, दोहन तो हो ही रहा है, मगर उसके बदले में क्या मिल रहा है राज्य को। अगर आप दूसरे राज्यों की तरफ देखें, अगर आप उड़ीसा को ही, हमारे पड़ोसी राज्य को ही देखें, तो वो अपना जो उनके पास जो माइनिंग के अलावा जो अपना पर्यटन से भी वो बहुत कुछ अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये बात मैंने भी खुद जब विधायक थी तो मैंने इस बात को रखा था, क्योंकि हमारा झारखंड राज्य में बहुत प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। तो उसको अगर वहाँ पर पर्यटन को अगर सही बढ़ावा दिया जाता, उस पर सही सोच रखी जाती, तो निश्चित रूप से जिस तरह से आपके दूसरे राज्य जो आपका चाहे उड़ीसा मान लीजिए या मध्य प्रदेश भी जिस तरह से अपने टूरिज्म को प्रमोट करता है, या हिमाचल प्रदेश, क्या है उनके पास? कुछ नहीं है। वो पर्यटन पे ही वो बहुत अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, अपने सेबों से ही इतना कुछ कर लेते हैं। तो कुछ तो ऐसी पॉलिसी बने ना जिसमें लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हो, उनको फायदा हो, और आप उन्हीं से ही जो है रेवेन्यू जनरेट करके अपने राज्य को ही दीजिए उसके विकास के लिए। तो ये जो है जो होना चाहिए, जिस तरह का जो विकास होना चाहिए थी, सर्वांगीण विकास जो होता है, सबको लेके, सबको साथ में लेके चलने का, तो उसकी सर्वथा अभाव यहाँ पर रहा है। तो इस तरह का जो है बहुत सारे इतनी जो हमारे बने हैं, कानून भी बने हैं, अधिनियम इतने सारे बने हैं,
मगर क्या उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिल पा रहा है क्या? फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो आना, बहुत लंबे समय तक तो उसको दबा के ही रखा गया कि भूमि इनको पट्टा नहीं देना या कुछ खाना पूरी कर दिया गया। मगर जो लोगों को जिस तरह से यहाँ पर गांव-गांव में जिस तरह से विकास होना चाहिए था, उनको हर हाथ को रोजगार मिलना चाहिए था, या फिर मैं तो ये कहती हूँ कि ठीक है सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, मगर आप उसको स्वरोजगार के लिए भी तो आप उसको प्रेरित कीजिए ना। तो वो अपने जो खेतों से जो कुछ कर सकते हैं वो वहाँ पर सपोर्ट नहीं है। सिंचाई का अगर पानी का अभाव है, सिंचाई वाले पानी का अभाव है, तो सरकार वहाँ कुछ नहीं कर रही है। तो फिर लोग सिर्फ एक दो ही फसल में अटके रह जाते हैं, उनको और कुछ नहीं कर पाते हैं। या बहुत सीमित ही एक आध दो ही किसानों का आप नाम देखिएगा कि वो उनका नाम पेपर में छप जाता है, मगर उसमें समाज के बाकी लोग तो नहीं जुड़ पाते हैं। तो ये जो है अगर राज्य की खुशहाली का पैमाना बनाए तो राज्य के अंतिम जो पंक्ति में बैठा हुआ वो व्यक्ति अगर खुशहाल नहीं है तो राज्य की खुशहाली को या राज्य की सफलता को या सरकार की सफलता को हम नहीं मान सकते हैं। और झारखंड समन्वय समिति का सदस्य यदि हम बात करें तो इसमें क्या जयराम महतो भी हैं? उनका स्वागत है, वो आना चाहे तो जरूर आए, मगर वो आना चाहेंगे तब तो वो बिल्कुल अलग ही कैडर अपना बना के घूमते हैं। किसी भी स्टेज से हम पॉलिटिकल लोगों से दूर रहना चाहते हैं। पॉलिटिकल अब तो हम लोग भी नहीं है देखा जाए तो, मगर वो अपने ही उसमें स्टाइल में चलना चाहते हैं तो ठीक है, हमको उनसे कोई परेशानी नहीं है। वो अपना जो भी करना चाहे करें, मगर आना चाहें तो स्वागत है और नहीं आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना काम तो करते ही रहेंगे। आपके द्वारा क्या उन्हें कुछ बोला गया आने की? नहीं, बोलने का तो बातचीत तो होती ही रही है, मगर वो हमेशा अपने ही एजेंडा पर चलने वाले व्यक्ति है, सामूहिकता में विश्वास नहीं करते हैं। वो अपना जो निर्णय होता है, जैसे हम लोग सामूहिकता पे जिस तरह से चलने की बात सोचते हैं और करते हैं या कर भी रहे हैं, तो वो बात उनमें नजर नहीं आती। तो क्या ये अकेले लड़ाई लड़ी जा सकती है? हम तो एक साथ हैं, वो जिनके साथ चलना चाह रहे हैं, वो किनका बैकअप मिल रहा है वो सबको दिख रहा है और दिख चुका है, मगर हम लोग तो एक साथ हैं, हम लोग एक साथ चलना चाह रहे हैं। इसके तरफ इशारा कर रही हैं आप बैकअप? ये साफ हो चुका है, आप लोग भी देखें, आप लोग तो मीडिया वालों के तरफ से स्पष्ट देखिए, कुछ सुनने में तो जरूर आता था, क्योंकि जिस तरह का मूवमेंट हो रहा था सभी के दिन में ये बात आती थी कि अगर बोलते हैं कि एक अति गरीब परिवार से है तो आखिर मूवमेंट इतना जबरदस्त कैसे हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से तो आ रहा है कुछ ना कुछ, मगर कहाँ से आ रहा है वो नहीं पता था। बातें तो वहां पर ध्यान तो हमारा उधर जा ही रहा था, मगर फिर कुछ तस्वीरें ऐसे सामने आई कि जिनको अभी जो सत्ता पक्ष में नहीं है, आजसू और बीजेपी, उनके जो एक तरह से कैडर कहे जाने वाले जो उन्हीं नेताओं के साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, वैसे ही नेता जो वही जो कैडर के लोग जो हैं वो जयराम महतो के अगल बगल दाएं बाएं पीछे खड़े हुए हमें तस्वीर में दिख गए, और वो स्पष्ट हो गया कि क्यों वो बाकियों से घुलना मिलना नहीं चाहते, उनको आवश्यकता ही नहीं है या फिर किसी कुछ विशेष कारण से घुलना मिलना नहीं चाहते। तो ये उनका अपना तरीका है, वो अगर सबसे कट के अलग ही रहना चाहते हैं, अगर सुपरस्टार के स्टाइल में चलना चाहते हैं तो चलें जरूर। हम लोग तो सामाजिक लोग हैं, सामूहिकता में विश्वास करते हैं, और आंदोलन कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, टीम की जरूरत होती है, और जो हमारा लाइक माइंडेड लोग जो हैं हम लोग साथ में चल रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे पूर्वज, हमारे जो ऊपर वाले हैं वो हमें जरूर आशीर्वाद देंगे कि हमारा जो ये प्रयास है वो अंजाम तक जरूर पहुंचेगा, और अन्याय के खिलाफ जो न्याय की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी जो है सफल होगा। मतलब विकासश्री उरांव का हिसाब करना है कि बीजेपी के सर पे जयराम महतो चल रहा है, बीजेपी और आजसू दोनों नेताओं के साथ में वो दिखाई दिए वो, तो इसलिए वो स्पष्ट हो गया, तो फिर इसलिए हम लोग ज्यादा उन पे अब दिमाग नहीं वो कर रहे हैं। आपने उनके साथ शेयर किया, मंच शेयर किया है? मंच भी शेयर किया है, फोन पे बातें भी होती रहती थी हमारी आपस में, मगर वो कहीं ना कहीं कटने वाली भी बात समझ में आती थी, तो वो तस्वीरों से दिख गया, तो उसके बाद हम ज्यादा वो अब दिमाग नहीं खर्च नहीं करते हैं उनके ऊपर। तो ठीक है, वो चलना चाहें जिस तरह से भी चलना चाहें, मगर
हम लोगों से कहीं से तालमेल उनकी तरफ से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मतलब सुर सिंह बेसरा भी उनसे अपसाइड हो चुके हैं। हो चुके हैं, वो तो बेचारे, वो तो बहुत ही इतने खुश थे कि एक युवा जो है आ गया है, मतलब उनको कितने वो खुश थे क्योंकि वो अपने आप को देख रहे थे उसमें, मतलब जो वो एक प्रतिबिंब उसमें देख रहे थे जयराम में कि जिस समय हम इस एज में थे तो हमने भी ऐसा किया था, और वो पूरा हर तरीके से सहयोग मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे, मगर उनकी भी जो भावनाओं की इज्जत नहीं की तो सॉरी तो इसलिए हम लोगों ने अपना जो झारखंड समन्वय समिति, देखिए समन्वय का मतलब ही कोऑर्डिनेशन, तो जो कोऑर्डिनेशन मतलब जो लाइक माइंडेड लोग ही कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, तो इसीलिए हमने समिति का गठन भी किया है और हम लोग साथ इसी तरह से चलेंगे। और निश्चित रूप से हमें इस बात का विश्वास है कि आगे चल के हमारा जो आंदोलन जिस बात से लेके खड़ा हुआ और हम लोग जो अपनी ताकत इसमें झोंक रहे हैं वो बिल्कुल लोगों के पक्ष में ही जाएगा। धन्यवाद। मैडम, ये 1932 खतियान और जो आप लोग की जो मांग है उसको लेकर ये हो रहा है कि हर कोई एक दूसरे को बुला रहा है, लेकिन कोई किसी के पास जा नहीं रहा है। सब कोई बुला रहा है कि मेरे पास आइए, आपका स्वागत है, लेकिन कोई किसी के पास जाता नहीं है। और दूसरी बात है कि जिस जो आप बात करें कि समाज के आखिरी व्यक्ति की बात, अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो लोग एक दूसरे का अहंकार छोड़ सकते हैं। इसमें क्या इसमें दिक्कत है? हाँ नहीं, अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए इसमें, मगर कुछ लोग नहीं है तो इसमें तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, निजी स्वार्थ की बात तो यहाँ पर आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आंदोलन में अगर कुछ लोग होते भी हैं वैसे तो वो उनका जो है चेहरा भी स्पष्ट हो जाता है कुछ टाइम बाद में। तो मगर हम तो फिर भी सबको साथ में ही लेके चलना चाहते हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, जो भी आए और साफ मन और ईमान से आए। और निश्चित रूप से अगर झारखंडी हैं, झारखंडी मानसिकता के लोग हैं, तो उनके लिए दरवाज़ा हमारा हमेशा खुला हुआ है। तो हम हमारी तरफ से कोई गुरेज नहीं है। बाकी लोग जो अपने जो किस तरह से स्वार्थ की सिद्धि होगी, अगर वो सोच के आते हैं तो फिर तब वहाँ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो ये हमारा तो अपना एजेंडा है ही नहीं। हम झारखंड के लिए जो भी कर रहे हैं सब अपना अपना जो है हम लोग सब इसलिए एकजुट हुए हैं एक छत के नीचे, एक समन्वय समिति। समन्वय का मतलब ही वही हुआ कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन लाइक माइंडेड लोगों के बीच में।